आगे हम पढ़ेंगे इकाई 5 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका का लेसन फर्स्ट जन सुविधाएं। देखो बच्चों, जन सुविधाएं क्या होता है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रहना खाना पीना, ये सारी सुविधाएं जन सुविधाएं कहलाती हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। इसमें हम पानी के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों को पानी की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही। कई लोगों के पास होता है कि बहुत ही ज़्यादा पानी आता है, कई लोगों के पास बिल्कुल नहीं आता, कई लोगों के पास टाइम से पानी आता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 4 उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है कि राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला ये इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी आता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फ़ौरन उनके लिए पानी का इंतज़ाम हो जाता है। तो एक तो इस तरीके के लोग रहते हैं कि जो पहले से अफसर हैं उनके 24 घंटे पानी आता है, और अगर पानी कभी नहीं भी आता है तो वो किसी बड़े अफसर से बात करते हैं और पानी आ जाता है। एक जगह ऐसी है कि शहर के ज़्यादा इलाकों की तरह मेलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगरपालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का जो पानी है वो खारा होता है। अब वो पीने के काम में तो आएगा नहीं, वो सिर्फ शौचालय और साफ़ सफाई के काम में आता है, और दूसरे कामों के लिए उनको टैंकर ख़रीदना पड़ता है। और जो सुब्रमण्यम में वो टैंकर से पानी खरीदने के लिए 500-600 रुपये तो वो हर महीने खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ़ करने के लिए लोगों ने घरों में जल शोधन उपकरण लगाया, मतलब फ़िल्टर लगाया हुआ है। दूसरी ये है। तीसरा, मणिपक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा। पीने के लिए शिवा बाज़ार से पानी की बोतलें खरीदता है। और एक है कि पद्मा एक घरेलू नौकरानी है। वह सेदा पार्ट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में वो रहती है। वहाँ झुग्गी का किराया 650 रुपये, और उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय और ना ही पानी है। इस तरह से 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल लगा हुआ है, और नल में रोज़ सिर्फ 20 मिनट पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टी भरने का मौका मिलता है। इस पानी से लोग नहाते भी हैं, धोते भी हैं, पीने के काम में भी लेते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता और उनको टैंकर का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये जो भी घटनाएं अभी हमने पढ़ी, इनसे हमें पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पानी बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा, और कई ऐसे भी हैं कि जिनको पानी नहीं मिल रहा लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार पानी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। आगे हम देखेंगे जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल ये हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ़ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुँह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब ये है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब ये है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में ये है कि सबको पानी मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सभी के लिए पर्याप्त रूप में पानी की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी के लिए पानी पहुंचना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से ही एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से कहा। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया, जो कि सिंचाई और पीने का पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए।
आगे जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए, जैसे स्वच्छता। इन दो सुविधाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं जिन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। अब देखिए सरकार की भूमिका। इन सभी में सरकार की क्या भूमिका है। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं और ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों की साफ रखने का या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के ज़रिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। आपने भी देखा होगा कि जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पानी बोतल में मिलता है और वो बोतल का पानी बहुत ही महंगा मिलता है। तो कई लोग होते हैं जो उसको नहीं उठा पाते हैं उसका खर्च, और कई लोग होते हैं जो उनको ख़रीद लेते हैं। तो ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधा से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। आगे देखिए सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। देखिए आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। आपने भी सुना होगा कई बार कि ये बजट पेश हो गया, बजट चालू हो गया, बजट सत्र लग गया। तो बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। सरकार ये बनाती है कि अब तक हमने इतना पैसा खर्च कर दिया और ये सुविधाएँ आई हैं और अगले साल हमारा बजट इतना है, हमें इतना पैसा खर्च करना है और ये सुविधाएं लानी है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के ज़रिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा कर लेती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि इसमें जन सुविधाओं के बारे में बताया है, जो इस लेसन में समझाने के लिए कुछ इतना है नहीं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जन सुविधाएँ क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम इसका सीधा निष्कर्ष पढ़ेंगे। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधा मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और ये सुविधाएं समतापरक ढंग से सबको मिलनी चाहिए। मतलब सभी को समान रूप से इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का लेसन 2
कानून और सामाजिक न्याय। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार जो विक्रेता होता है उनके साथ जो खरीदने वाले होते हैं वो गलत व्यवहार करते हैं, वो उनका शोषण करते हैं, या तो उनसे ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, या फिर जितने का वो सामान होता है उतने उनको पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी मजदूरी नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये उनका शोषण हो जाता है। तो जब ये ऐसा सब कुछ होता है तो इसलिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, जब सरकार ऐसे नियम कानून लागू कर देती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको लिखे, बल्कि सरकार को चाहिए कि वो कानून लागू भी किया जाए। इसका मतलब ये है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदलने की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। मान लीजिए कि अगर कोई मजदूरी करता है किसी साहूकार के या किसी सेठ के घर पर, तो उसको चाहिए कि उसको पूरी मजदूरी मिले, जितना वो काम कर रहा है, जितनी वो मेहनत कर रहा है उतना उसको मेहनताना मिले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो ये उन मजदूरों का शोषण होता है। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में ये भी है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या कोई भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। आगे देखिए, सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे, और दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। देखिए, जब सरकार को पता चलता है कि किसी भी मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है तो वो क्या करती है कि किसी भी निजी कंपनी को सौंप देती है ये काम कि वो उन मज़दूरों का ध्यान रखे, उनके साथ जो भी शोषण हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा नहीं है। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए ये रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रही है। यह हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। आगे हम देखेंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। पर्यावरण, देखो बच्चों, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहले भी कानून बने थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे, बहुत कमज़ोर थे, वो इतने ताकतवर नहीं थे। उनमें ये था कि कभी भी कोई भी पर्यावरण को दूषित कर देता था तो उस पर कोई केस नहीं होता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ऐसे समझते थे सब कि पर्यावरण एक फ्री में मिल रही है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, और जितनी भी पर्यावरण की चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर कोई जुर्माना नहीं था। उनको ख़त्म करने पर, उनको समाप्त करने पे, उनका हनन करने पर कोई जुर्माना नहीं था। लेकिन अब कानून बदल गया है, तो पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता।
औद्योगिक विकास के लिए मतलब जैसे कारखाने होते हैं तो उनका जो गंदा पानी होता है, केमिकल वगैरह होते हैं, वो सब सीधे नालों में जाते हैं, नालों से नदियों में जाते हैं, तो पूरा जो पानी है वो दूषित हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि ये सब इन सब चीज़ों से प्रदूषित हो रहा है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि समाज में लोगों के साथ कैसा शोषण हो रहा है और उन शोषण से बचने के लिए सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हैं और उसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में है कि सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न केवल सरकार को सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करने चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हों और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कैसा है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो इसलिए जनता की भी भागीदारी बनती है कि वो भी सक्रिय रहे, वो भी ध्यान रखे और अपनी बातें पहुंचाए सरकार तक। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। तो बच्चों, आज हमारी कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन कंप्लीट हो चुकी है। हमने सभी लेसन इसमें पढ़ लिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कुछ कमी भी आपको दिख रही है तो कमेंट करें। थैंक यू।